आज की कहानी बहुत ज्यादा खौफनाक और भयानक होने वाली है। ये कहानी हमें कराची से करीम ने भेजी है, जिन्होंने दरियाए सिंध में मछली पकड़ते हुए एक ऐसी खौफनाक मखलूक का सामना किया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम करीम है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिंधु दरिया के किनारे गुजारी है। हमारे पुरखे भी इसी दरिया से रिस्क तलाश करते थे और हम भी यही कर रहे हैं। दरिया हमारे लिए सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा मखलूक की तरह है जिससे हमारा गहरा रिश्ता है। मैंने बचपन में अपने बाप के साथ कश्ती पर जाना शुरू किया था और अब मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है। इन सालों में मैंने दरिया की हजारों रूप देखे हैं। कभी ये बिल्कुल शांत होता है तो कभी इसकी लहरें इतनी गुस्से में होती हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियों को तिनके की तरह बहा ले जाती हैं। मगर उस रात जो कुछ हुआ, उसने दरिया के बारे में मेरा सारा तजुर्बा और मेरी सारी समझ बदल कर रख दी। सिंध की गर्मियों की एक रात थी। हवा में एक अजीब सी खुश्की और उबास थी। हमारे गांव के मछेरे अक्सर रातों को ही निकलते हैं क्योंकि रात के वक्त मछली पकड़ना आसान होता है और दरिया का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। उस रात हम 5 कश्तियों में निकले थे। हर कश्ती में 2 या 3 आदमी थे, मगर मेरी कश्ती में उस दिन मैं अकेला था क्योंकि मेरा छोटा भाई बीमार था और घर पर था। हमारा मामूल ये होता है कि शुरू में हम सब साथ साथ चलते हैं, बातें करते हैं, सिगरेट पीते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपनी पसंद की जगह पर रुक जाता है जहां उन्हें लगता है कि मछली ज्यादा मिलेगी। मैं बशीर और लतीफ की कश्तियों के करीब ही था। बशीर मुझसे चंद 100 मीटर दूर था और लतीफ की कश्ती उससे थोड़ा आगे। उनकी लांटनों की हल्की नीली और पीली रोशनियां अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। हमने एक दूसरे को आवाजें दी, मजाक किया और फिर अपने अपने जाल संभालने लगे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर दरिया का पानी इतना काला लग रहा था जैसे किसी ने उसमें स्याही घोल दी हो। हवा बिल्कुल बंद थी। इतनी खामोशी थी कि जब मैं अपने चप्पू ओर्स पानी में डालता था तो उनकी आवाज दूर दूर तक गूंजती थी। मैंने अपनी कश्ती को दरिया के दरमियान में एक ऐसी जगह रोका जहां पानी की गहराई ज्यादा थी और बहाव कम। मैंने एंकर लंगर नीचे फेंका और उसके बाद अपना जाल दरिया में फैलाना शुरू किया। मछेरे का काम सब्र का होता है। जाल फेंकने के बाद आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। मैंने अपनी पुरानी लालटन को कश्ती के एक कोने में लटकाया और खुद बैठकर दरिया की खामोशी को सुनने लगा। सिंधु दरिया की अपनी एक मखसूस आवाज होती है। पानी का लकड़ी से टकराना, मेंढकों की आवाज और कभी कभार दूर किसी जानवर की पुकार। मगर उस रात दरिया अजीब हद तक खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे दरिया सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरा जाल अब भारी हो रहा है। मैंने सोचा शायद इस बार कोई बड़ी मछली या शायद पल्ला मछली का पूरा झुंड कस गया है। मैंने अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी डाला और जाल की रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू किया। रस्सी वाकई बहुत भारी थी। मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। जैसे जैसे जाल ऊपर आ रहा था, मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने सोचा कि अगर आज कैच अच्छा रहा तो कल मार्केट में अच्छे पैसे मिलेंगे और मैं अपने भाई के लिए शहर से अच्छी दवाई ला सकूंगा। मगर जब जाल पानी की सतह से ऊपर आया तो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर गया। जाल में कोई मछली नहीं थी। वो पूरा जाल एक अजीब सी स्याह और लेजदार कीचड़ से भरा हुआ था। वो कीचड़ ऐसी थी जैसे सदियों से दरिया की तह में जमी हुई हो। उसमें से एक निहायत ही गंदी और सड़ियान जैसी बू आ रही थी। मैंने फ्लैशलाइट निकाली और जाल को गौर से देखा। वो कीचड़ जाल के हर धागे में इस तरह फंसी हुई थी जैसे किसी ने जानबूझकर उसे उसमें भर दिया हो। और सिर्फ यही नहीं, जाल कई जगह से फंटा हुआ था। मेरे जाल के धागे बहुत मजबूत थे। वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पानी के नीचे अपने हाथों से जाल को मरोड़ा हो और फिर उन्हें खींचकर तोड़ दिया हो। मैं बहुत परेशान हो गया। जाल की मरम्मत में कई दिन लग सकते थे। मैं झुककर उस कीचड़ को साफ करने की कोशिश करने लगा। मेरे हाथ उस गंदी मिट्टी से भर गए थे। मैंने सोचा कि शायद दरिया के नीचे कोई पुराना दरख्त फंसा होगा जिसमें मेरा जाल उलझ गया। मैं अभी जाल को ठीक कर ही रहा था कि अचानक मेरी किश्ती दाएं किनारे पर एक हल्की सी आवाज आई। मैंने काम रोक दिया। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपनी उंगलियों से कश्ती की लकड़ी को बजा रहा हो। मैंने इधर उधर देखा। दरिया की सतह पर कोई चीज नजर नहीं आई। मैंने सोचा शायद दरिया में तैरती हुई कोई पुरानी लकड़ी या कचरा मेरी कश्ती से टकराया होगा,
मैं दोबारा जाल की तरफ मुतवज्जे हुआ, मगर चंद सेकंड बाद वही आवाज दोबारा आई। इस बार ये थोड़ी ज्यादा वाज़ेह थी। मैंने फौरन अपनी टॉर्च उठाई और पानी में रोशनी डाली। टॉर्च की रोशनी पानी की गहराई तक नहीं जा रही थी, सिर्फ सतह पर ही झिलमिलाती रही। पानी बिल्कुल खामोश था, मगर मैंने एक अजीब चीज देखी। मेरी कश्ती के बिल्कुल साथ पानी में छोटे छोटे गोल दायरे बन रहे थे। वो दायरे ऐसे थे जैसे कोई चीज पानी के बिल्कुल नीचे, सतह से चंद इंच नीचे, मेरी कश्ती के गिर्द चक्कर काट रही हो। वो कोई मछली नहीं हो सकती थी, क्योंकि मछली के तैरने से पानी में एक मखसूस किस्म की लहरें बनती हैं, मगर ये दायरे मुकम्मल तौर पर गोल थे और एक मखसूस रफ्तार से बन रहे थे। बशीर, ओ बशीर! मैंने जोर से अपने साथी को पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फ्लैशलाइट बशीर की कश्ती की तरफ घुमाई। मुझे वहां उसकी लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी, मगर वो रोशनी अब बहुत दूर लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे किलोमीटर दूर चला गया हो, जबकि चंद मिनट पहले वो मेरे करीब ही था। मैंने लतीफ को भी आवाज दी, मगर हर तरफ से सिर्फ खामोशी मिली। हवा भी बंद थी, मगर मुझे अपने चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी ठंडी सरसराहट महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं ही थोड़ा दूर निकल आया हूं। मैंने फैसला किया कि मैं अपना लंगर उठाऊंगा और बशीर की कश्ती की तरफ जाऊंगा। मैंने रस्सी को खींचना शुरू किया, मगर एंकर जमीन में बुरी तरह फंसा हुआ था। मैं रस्सी को झटके दे रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी कश्ती हल्की हल्की घूम रही है। मैंने ध्यान से देखा, कश्ती के गिर्द वो गोल दायरे अब बढ़ चुके थे। कश्ती बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी। ये बिल्कुल नामुमकिन था। लंगर नीचे गिरा हुआ था, हवा बिल्कुल नहीं थी और पानी का बहाव भी इतना तेज नहीं था कि कश्ती को पूरा घुमा दे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे से कोई चीज मेरी कश्ती को आहिस्ता से पकड़कर घुमा रही हो। मेरे जिस्म में एक बेचैनी सी पैदा होने लगी। मैंने कोशिश की कि मैं एंकर रोप को काट दूं, मगर मेरा चाकू मेरे बैग में था, जो कश्ती के दूसरे कोने में पड़ा था। मैंने दोबारा टॉर्च उठाई और पानी की सतह पर रोशनी डाली। इस बार दायरे खत्म हो चुके थे, मगर पानी के नीचे मुझे कुछ सफेद सा नजर आया। वो कोई बड़ा सा पत्थर हो सकता था या शायद मिट्टी का ढेर, मगर वो हरकत कर रहा था। वो सफेद चीज मेरी कश्ती के नीचे से गुजरी और दूसरी तरफ निकल गई। मैंने सांस रोककर उसे देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा बहुत गहरा था। मैंने अपने दिल को समझाया कि करीम, तुम दरिया के पुराने खिलाड़ी हो, डर क्यों रहे हो? शायद ये कोई बड़ा दरियाई जानवर, डॉल्फिन या क्रोकोडाइल होगा, जो कश्ती के गिर्द घूम रहा है। मगर मेरे अंदर का मछेरा जानता था कि कोई भी जानवर इस तरह खामोशी से और इस मखसूस अंदाज में चक्कर नहीं काटता। सिंधु दरिया के पुराने लोग अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते थे कि दरिया के नीचे कुछ ऐसा है जो पुराने वक्तों से चला आ रहा है, मगर मैंने हमेशा उन बातों को मजाक समझा था। मैंने दोबारा बशीर की तरफ देखा। उसकी लाटर्न की रोशनी अब बिल्कुल मध्यम हो चुकी थी, जैसे वो बुझने वाली हो। मैंने पुकारने की कोशिश की, मगर मेरा गला खुश्क हो चुका था। मैंने अपने हाथ पानी में डाले ताकि अपना मुंह धो सकूं, मगर जैसे ही मेरे हाथ ठंडे पानी से टकराए, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी के नीचे कोई और हाथ में हाथों का इंतजार कर रहा हो। मैंने झट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। कश्ती का घूमना अब रुक गया था। हर तरफ दोबारा वही ओपरे खामोशी छा गई थी। मैंने एंकर रोप को जोर से खींचा और इस बार लंगर ऊपर आ गया। मगर जब लंगर ऊपर आया तो मैंने देखा कि लोहे के उस भारी लंगर पर खुरचने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उस सख्त लोहे को खुरचा हो। मैंने चप्पू उठाए और फैसला किया कि मैं यहां से अभी निकल जाऊंगा। मछली पकड़ना अब मेरे लिए जरूरी नहीं था, मुझे सिर्फ यहां से भागना था। मैंने पहला चप्पू पानी में डाला, मगर मुझे महसूस हुआ कि पानी बहुत भारी हो गया है। चप्पू चलाना इतना मुश्किल हो रहा था जैसे मैं पानी में नहीं बल्कि गाढ़े शहद या मट्टी में कश्ती चला रहा हूं। मैंने पूरी ताकत लगाई। मेरी सांस फूल रही थी। मैंने महसूस किया कि कोई मेरी कश्ती को पीछे से खींच रहा है। मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था, मगर कश्ती वहीं खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। बशीर और लतीफ की रोशनियां अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। मैं दरिया के उस वसीओ अरीज हिस्से में बिल्कुल अकेला था। तभी कश्ती के फर्श पर मुझे वही आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार ये आवाज कश्ती के बाहर से नहीं बल्कि कश्ती के बिल्कुल नीचे से, लकड़ी के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कश्ती के नीचे चिपका हुआ है और मेरे पांव की बिल्कुल नीचे लकड़ी पर दस्तक दे रहा है।
میں نے فلیش لائٹ آن کی اور کشتی کے فرش پر روشنی ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ لکڑی کی دراز سے دریا کا پانی آہستہ آہستہ اندر آ رہا تھا، مگر وہ عام پانی نہیں تھا، وہ وہی سیاہ اور لیسدار مٹی تھی جو میرے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ مٹی ایک مخصوص شکل اختیار کر رہی تھی، جیسے کوئی نشان بن رہا ہو۔ میں نے اپنے چپو چھوڑ دیے اور کشتی کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ دریا کا ماحول یکسر بدل چکا ہے۔ وہ شانت دریا اب مجھے ایک دشمن کی طرح لگ رہا تھا جو مجھے چاروں طرف سے گھیر رہا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دھندلائے پڑ گئے تھے اور ایک عجیب سی دھند مثل پانی کی سطح پر پھیلنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں پاگل ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے باتیں کرنی شروع کی تاکہ خاموشی کو ختم کر سکوں۔ کریم، ہمت کر، تو نے اتنے طوفان دیکھے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، بس کنارہ ڈھونڈ اور نکل یہاں سے۔ مگر میری آواز بھی دریا کی اس گہرائی میں دب کر رہ گئی۔ جب میں نے چپو پانی میں ڈالا تو وہ کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ کوئی لکڑی نہیں تھی، وہ چیز نرم تھی، بالکل انسانی جسم کی طرح۔ میں نے فوراً چپو باہر نکالا۔ چپو کے اگلے حصے پر کچھ سفید بال چپکے ہوئے تھے۔ وہ لمبے تھے اور ان میں سے وہی سڑی اندھ کی بو آ رہی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ٹارچ پانی میں ڈالی اور اس بار جو میں نے دیکھا اس نے میرے خون کو برف کر دیا۔ پانی کے بالکل نیچے میری کشتی کے ساتھ ساتھ ایک چیز تیر رہی تھی۔ وہ کافی بڑی تھی۔ میں نے صرف اس کا ایک حصہ دیکھا، ایک بہت ہی سفید اور پھولی ہوئی جلد، سکن جس پر پرانے زخموں کے نشان تھے۔ وہ چیز میری کشتی کے اتنے قریب تھی کہ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ میں نے فوراً ٹارچ بند کر دی۔ مجھے لگا کہ شاید روشنی اسے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ میں اندھیرے میں بالکل خاموش بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سانس کو روکنے کی کوشش کی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف دریا کے پانی کی ہلکی سی تھپ تھپ سنائی دے رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میری کشتی ایک طرف جھک رہی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی بھاری چیز کشتی کے ایک کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرے۔ کشتی آہستہ آہستہ ٹلٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کشتی کے دوسرے کونے کو زور سے پکڑا تاکہ بیلنس برقرار رکھ سکوں۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس کی۔ وہ چیز اب کشتی کے بالکل کنارے پر تھی۔ میں نے دریا کی سطح پر نظر جمائی۔ پانی میں سے دو سفید، لمبی اور پھولی ہوئی انگلیاں آہستہ سے نمودار ہوئیں۔ انہوں نے کشتی کی پرانی لکڑی کو اپنی پکڑ میں لیا۔ وہ انگلیاں بالکل انسانی تھیں، مگر ان میں کوئی خون نہیں تھا۔ وہ بالکل مردہ لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنی فلیش لائٹ دوبارہ آن نہیں کی۔ میں صرف ان انگلیوں کو اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر بڑھ رہی تھیں۔ ان کے پیچھے سے ایک اور ہاتھ نمودار ہوا۔ اب دو ہاتھوں نے میری کشتی کو پکڑ رکھا تھا۔ میں وہیں جم گیا تھا۔ میری چیخ میرے گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں نے دریا کے اتنے سالوں میں کبھی کوئی ایسی مخلوق یا ایسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہاتھ کسی مچھیرے کے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ کوئی بھی مچھیرا اس اندھیری رات میں دریا کے بیچ اس طرح تیرتے ہوئے کشتی پر نہیں چڑھتا۔ کشتی مزید جھکی۔ اب مجھے پانی کے نیچے سے اس چیز کا سر نظر آنے لگا تھا۔ وہ پورا سر سفید بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے چپو کو کشتی کے فرش پر زور سے مارا تاکہ وہ چیز ڈر کر پیچھے ہٹ جائے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی لمحے بشیر کی کشتی کی لینٹن کی روشنی مجھے دور سے دوبارہ نظر آئی، مگر وہ روشنی عجیب تھی۔ وہ ہلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی، جیسے بشیر بہت تیزی سے چپو چلا رہا ہو۔ میں نے زور سے پکارا، بشیر، مدد، یہاں کوئی ہے؟ مگر بشیر کا کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ روشنی میرے قریب آتی گئی، اور جب وہ میرے اتنے قریب پہنچی کہ میں کشتی کو دیکھ سکتا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بشیر کی کشتی خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ لالٹن فرش پر پڑی ہوئی جھلملا رہی تھی اور کشتی اپنے آپ میری طرف کھینچی چلی آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بشیر کی کشتی کے گرد بھی وہی سفید ہاتھ تھے جو اسے میری طرف دھکیل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دریا کے نیچے کوئی مخلوق ہماری کشتیوں کو اکٹھا کر رہی ہو۔ میں نے سمجھ لیا کہ آج کی رات کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنا چاقو نکالا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر دریا کی خاموشی اب میرے کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ وہ سفید ہاتھ جو میری کشتی پر تھے، انہوں نے اب لکڑی کو مزید سختی سے پکڑا۔ میں نے ان ہاتھوں کے ناخن دیکھے، وہ کالے تھے اور ان میں کیچڑ بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنی فلیش لائٹ آن کی اور سیدھا ان ہاتھوں پر روشنی ڈالی۔
उसी लम्हे पानी के नीचे से एक ऐसी आवाज आई जो ना इंसानी थी और ना ही जानवर की। वो एक गहरा गरजदार कराह था जो दरिया की तह से आ रहा था। कश्ती का घूमना दोबारा शुरू हो गया। इस बार रफ्तार ज्यादा थी। मैंने देखा कि पानी में अब एक बड़ा भंवर बन रहा था और मेरी कश्ती उसके मरकज की तरफ खींची चली आ रही थी। मैंने चप्पू चलाने की कोशिश की, मगर चप्पू पानी से टकराकर टूट गया। अब मैं बिल्कुल बेबस था। दरिया मुझे अपनी गहराइयों में बुलाने के लिए तैयार था। मैंने आसमान की तरफ देखा और आखिरी बार अपने खाली घर और अपने बीमार भाई का सोचा। मैंने अपनी एंकर रोड की तरफ देखा। मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई चीज इतनी भारी कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता घुमा सकती है। मैंने रस्सी को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल तनी हुई थी। नॉट भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने लगाई थी। रस्सी की सख्ती बता रही थी कि लंगर दरिया की तह में मट्टी के अंदर मजबूती से फंसा हुआ है। हवा का नामो निशान नहीं था। सिंधु का पानी इस जगह इतना गहरा और सुस्त था कि वो कश्ती को हिला भी नहीं सकता था। घुमाना तो बहुत दूर की बात थी, मगर फिर भी कश्ती के हर थोड़े से घूमने पर लकड़ी से एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नीचे से उसे मोड़ रहा हो। मैंने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी दरिया की सतह पर डाली। दूर बशीर और लतीफ की लालटेन्स की रोशनियां अब भी नजर आ रही थीं। वो रोशनियां धुंधली थीं, मगर मौजूद थीं। अजीब बात यह थी कि इतनी खामोशी के बावजूद वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आमतौर पर मछेरे एक दूसरे को हौसला देने के लिए बीच बीच में पुकारते रहते हैं या उनके चप्पुओं के पानी से टकराने की आवाज आती है, मगर वहां से ऐसी खामोशी थी जैसे वो रोशनियां किसी कश्ती की नहीं बल्कि पानी पर तैरते हुए चिरागों की हो। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे काफी दूर निकल गए हैं और दरिया का रास्ता थोड़ा मुड़ गया है, जिसकी वजह से आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। मगर मेरे दिल में एक वहम बैठ गया था। मैं दोबारा अपने जाल की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की। जाल का वो हिस्सा जो मैंने कश्ती के अंदर खींच किया था, वो अब भी वही सियाह कीचड़ से भरा हुआ था। मैंने अपने हाथों से उस कीचड़ को हटाकर जाल को सुलझाने की कोशिश की। वो कीचड़ मेरे नाखूनों में फंस रही थी। उसकी बू अब मजीद शदीद हो चुकी थी। ये मिट्टी की नहीं बल्कि किसी सड़ी हुई चीज की बू थी। मैंने जाल का एक फटा हुआ हिस्सा देखा तो हैरान रह गया। धागे बारीक बारीक टुकड़ों में इस तरह टूटे हुए थे जैसे उन्हें किसी ने बड़ी सफाई से कतर दिया हो। मैं झुककर उस जाल को देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने बिल्कुल पीछे गर्दन के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ये सांस बहुत गहरी और गीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी पानी से बाहर निकला हो और मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा होकर अपना दम ढूंढ रहा हो। मेरा पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मेरे हाथ जाल पर ही जम गए। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे खड़ी वो मखलूक इतनी करीब है कि उसकी सांस की नमी मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने हिम्मत इकट्ठी की और एक झटके से पीछे पलटा। कश्ती खाली थी, वहां कोई नहीं था। मेरी पुरानी लैंटर्न कश्ती के कोने में लटक रही थी और उसकी मध्यम रोशनी में हर चीज वाज़े नजर आ रही थी। कश्ती के फर्श पर मछलियां पकड़ने के डाल्टे और रस्सियां पड़ी थीं, मगर जब मेरी नजर कश्ती के फर्श पर उस जगह पड़ी जहां मैं खड़ा था तो मेरे होश ठिकाने आ गए। वहां जहां पहले सिर्फ पानी के हल्के छींटे थे, अब कीले हाथ के निशान बने हुए थे। वो पूरे हाथ के निशान नहीं थे बल्कि आधे निशान थे, सिर्फ हथेली और उंगलियों के अगले हिस्से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज कश्ती के बाहर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हो और उसने अपना पूरा बोझ फर्श पर रखा हो। वो निशान बिल्कुल ताजा थे और उनमें से वही सियाह कीचड़ टपक रही थी जो मेरे जाल में फंसी हुई थी। मैंने फ्लैशलाइट उठाई और कश्ती के हर कोने में रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, मगर वो निशान वहीं मौजूद थे। मैंने अपना सांस रोककर सुनने की कोशिश की। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दरिया के पानी की हल्की सी थपथप कश्ती की लकड़ी से टकरा रही थी। मैंने दोबारा दरिया में फ्लैशलाइट की रोशनी डाली। इस बार मैंने टॉर्च को पानी के बिल्कुल करीब कर दिया। पानी काला था, मगर फ्लैशलाइट की तेज रोशनी में मुझे सतह के चंद इंच नीचे कुछ हरकत होती नजर आई। एक सफेद सी चीज जो शायद किसी बड़े जानवर का पेट या पीठ थी, बहुत तेजी से कश्ती के नीचे से गुजरी। मैंने रोशनी उसका पीछा करने के लिए घुमाई, मगर वो चीज इतनी तेजी से तैर रही थी कि उसे पकड़ना मुश्किल था। मैं अभी झुककर उसे देखने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मेरी कश्ती के नीचे से इतना जोर का धक्का लगा कि मैं फर्श पर गिर पड़ा। कश्ती पूरी तरह हिली, जैसे किसी ने नीचे से उस पर कोई भारी पत्थर मारा हो। मैं अभी उठने की कोशिश कर ही रहा था कि एक और धक्का लगा। इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा शदीद था। मेरे टूल बॉक्स की कीलें और चाकू फर्श पर बिखर गए। उसके बाद जो आवाज आई उसने मेरे जिस्म के हर रोंगटे को खड़ा कर दिया।
कश्ती के पेट बॉटम के नीचे से खुरचने की आवाज आने लगी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से लकड़ी को खुरच रहा हो, मगर ये मेरे पांव के बिल्कुल नीचे हो रहा था। वो आवाज धीमी थी मगर बहुत लंबी और मुसलसल थी। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे और सख्त नाखून गीली लकड़ी पर घिसे जा रहे हों। ये किसी मछली या दरिया में तैरती हुई लकड़ी की आवाज नहीं हो सकती थी। मछलियां कभी इस तरह लकड़ी को नहीं खुरचती। मैंने लैंटेन उठाई और उसे कश्ती के दरमियान में रखा। मैंने महसूस किया कि मेरे सीने में एक अजीब सा दबाव और दर्द उठ रहा है। खौफ जब हद से बढ़ जाए तो वो इंसान को बेबस कर देता है। मैंने हिम्मत करके जोर से बशीर को पुकारा। बशीर, बशीर भाई कहाँ हो तुम? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने ध्यान से बशीर की कश्ती की तरफ देखा। दूर नजर आने वाली लैंटेन की रोशनी अचानक हिली, जैसे किसी ने उसे झटका दिया हो, और फिर वो अचानक बुझ गई। अंधेरा अब गहरा हो गया था। मेरे और बशीर के दरमियान अब सिर्फ काला पानी और खामोशी थी। मैंने लतीफ की रोशनी की तरफ देखा। वो अब भी चल रही थी, मगर वो इतनी दूर लग रही थी कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी या नहीं। मैंने लैंटेन को हाथ में पकड़ा और उसे हवा में हिलाया ताकि लतीफ को पता चले कि मैं मुसीबत में हूं। मैंने एक बार फिर पुकारा, मगर मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई। लतीफ की लैंटेन भी अचानक झिलमिलाई और फिर वो भी बुझ गई। अब दरिया पर सिर्फ मेरी रोशनी बची थी। हर तरफ स्याही जैसा अंधेरा फैल चुका था। मेरे चारों तरफ सिर्फ दरिया का काला पानी था और ऊपर खामोश सितारे। मैंने महसूस किया कि अब मैं मुकम्मल तौर पर अकेला हूं। बशीर और लतीफ के साथ क्या हुआ या वो कहाँ गए, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर मुझे इतना यकीन था कि वो अपनी मर्जी से अपनी लैंटेन्स बुझाकर खामोश नहीं बैठ सकते थे। कश्ती के नीचे वो खुरचने की आवाज अब बंद हो चुकी थी, मगर अब एक नई हरकत शुरू हुई। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दोबारा घूमने लगी। इस बार ये रफ्तार पहले से ज्यादा थी। मैंने फ्लैशलाइट पानी में डाली तो मुझे हैरत हुई। मेरी कश्ती के गिर्द पानी में अब भी वही गोल दायरे बन रहे थे, मगर अब वो दर्जनों थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे सैकड़ों चीजें मेरी कश्ती के गिर्द चक्कर काट रही हों। मैंने अपना चप्पू उठाया और पानी में मारने की कोशिश की ताकि अगर कोई जानवर है तो वो भाग जाए, मगर जैसे ही चप्पू पानी से टकराया, मुझे महसूस हुआ कि पानी नीचे से बहुत सख्त है। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कोई बड़ा और सख्त जानवर तैर रहा हो। जैसे मैं दरिया में नहीं बल्कि किसी दलदल में चप्पू मार रहा हूं। मैंने लालटन को कश्ती के फर्श पर रखा और अपने टूल बॉक्स से अपना बड़ा चाकू निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने खुद को समझाया कि करीम, अगर तूने हिम्मत हारी तो तू दरिया की गहराई में चला जाएगा। मैंने कश्ती के किनारे एज की तरफ देखा। पानी की सतह पर एक बार फिर वही गोल दायरे बने और फिर अचानक दो सफेद हाथ पानी से नमूदार हुए। वो हाथ मेरे बिल्कुल सामने थे। उन्होंने कश्ती की पुरानी और गीली लकड़ी को बहुत आहिस्ता से मगर मजबूती से पकड़ लिया। उन हाथों की जिल्द इतनी सफेद थी कि अंधेरे में चमक रही थी। वो फूली हुई थी, जैसे कोई जिस्म मुद्दतों से पानी के अंदर पड़ा रहा हो। उंगलियां आम इंसान से ज्यादा लंबी थीं और उनके नाखूनों के नीचे वही काली मैल और कीचड़ भरी हुई थी। मैंने सांस रोक लिया। वो हाथ वही थे जिनके निशान मैंने फर्श पर देखे थे। मैंने अपनी टॉर्च उन हाथों पर डाली। रोशनी में मैंने देखा कि उन हाथों पर कोई बाल नहीं थे, ना ही कोई लकीरें थीं। वो बिल्कुल सपाट और मुर्दा थे। मैंने चप्पू को कश्ती के दरमियान में रखा और चाकू को सख्ती से पकड़ा। वो हाथ वहीं जमे हुए थे। वो चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ कश्ती को पकड़े हुए थे, जैसे उसे मजीद घूमने से रोक रहे हों या शायद उसे नीचे खींचने की तैयारी कर रहे हों। मैंने दरिया के बीच में अपनी इस छोटी सी कश्ती में खड़े होकर महसूस किया कि मौत मेरे बहुत करीब है। सिंधु दरिया की गहराई में कुछ ऐसा जिंदा हो गया था जिसने आज मुझ पर कब्जा करने का फैसला कर लिया था। मैंने आसमान की तरफ देखा। सितारे अब भी वहीं थे, मगर दरिया का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो सफेद हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी पकड़ सख्त कर रहे थे। मैंने लकड़ी के चटकने की आवाज सुनी। वो चीज जो पानी के नीचे थी, वो अब अपनी पूरी कुवत का मुजाहरा कर रही थी। मैंने चाकू उठाया और फैसला किया कि मैं इन हाथों पर वार करूंगा, मगर मेरे दिल में एक डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो चीज मुझे पानी के अंदर खींच ले जाएगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि दरिया की सतह पर अब धुंध मजीद घनी हो गई है। बशीर और लतीफ की कश्तियों का अब कोई निशान नहीं था। मैं दरिया के इस खामोश और तारीक रास्ते पर बिल्कुल अकेला रह गया था और वो सफेद हाथ मेरे सामने मेरी कश्ती को पकड़े हुए थे। मैं वहीं जम गया था। मेरी आंखें उन दो सफेद हाथों पर जमी थीं जो मेरी कश्ती के किनारे को इतनी सख्ती से पकड़े हुए थे कि लकड़ी के चटकने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। वो हाथ बिल्कुल इंसानी लग रहे थे, मगर उनमें जिंदगी की कोई निशानी नहीं थी। उंगलियां आम इंसान से कहीं ज्यादा लंबी थीं। उन पर जमी हुई फूली हुई खाल ऐसी थी जैसे कोई जिस्म हफ्तों से पानी के नीचे पड़ा रहा हो। नाखूनों के नीचे वही काली मैल और दरिया की सरियन भरी हुई थी।
उन हाथों से दरिया का मैला पानी टपक कर मेरी कश्ती के फर्श पर गिर रहा था और हर गिरने वाली बूंद मेरे दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरा गला खुश्क हो चुका है और मेरी टांगें थरथरा रही हैं। मेरे हाथ में जो चप्पू था मैंने उसे मजीद सख्ती से पकड़ा। खौफ जब हद से बढ़ जाए तो इंसान या तो भागता है या फिर हमला करता है। मैंने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से वो भारी लकड़ी का चप्पू उन हाथों पर मारा। चप्पू नर्म और गीले हाथों से टकराया। वो दोनों हाथ एकदम कश्ती छोड़कर नीचे पानी में घुस गए। मैंने एक गहरी सांस ली, मगर सुकून अभी बहुत दूर था। अगले ही पल कश्ती के दूसरे किनारे पर फिर पकड़ महसूस हुई, फिर पीछे से, फिर बिल्कुल मेरे सामने। ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं बल्कि कई चीजें मेरी कश्ती को चारों तरफ से घेर चुकी हैं और उन्होंने मिलकर मेरी बोट पर हमला कर दिया है। कश्ती दीवानों की तरह लहरों पर हिलने लगी। पानी की सतह पर कोई तूफान नहीं था, मगर मेरी कश्ती इस तरह झूल रही थी जैसे दरिया के नीचे कोई बहुत बड़ी मखलूक उसे उलटने की कोशिश कर रही हो। मेरा बकेट उलट गया, रस्सियां फर्श पर बिखरने लगीं और मेरा वो जाल जो कीचड़ से भरा था अब फिसलता हुआ कश्ती के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा था। मैंने गिरते गिरते खुद को संभाला और एंकर रोब लंगर की रस्सी काटने के लिए अपना चाकू निकालने की कोशिश की। लंगर अब भी नीचे फंसा हुआ था और वो मेरी कश्ती को एक ही जगह रोक कर रख रहा था, जो कि इस वक्त मौत का फंदा बन चुका था। मैं रस्सी की तरफ झुका ही था कि मेरी नज़र कश्ती के अगले हिस्से बो पर पड़ी। वहां धुन के दरमियान मुझे कुछ नजर आया। मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और रोशनी वहां डाली। वहां गीले पांव के निशान थे। वो निशान अजीब थे। वो कश्ती के दरमियान से शुरू नहीं हो रहे थे, बल्कि सीधा अगले सिरे पर वाज़ेह नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बाहर से चढ़कर अंदर नहीं आई, बल्कि वो वहां पहले से ही मौजूद थी और अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही थी। वो निशान बिल्कुल ताज़े थे, उनमें से अब भी मैला पानी रिस रहा था। तभी मुझे समझ आया कि मैं इस कश्ती पर अकेला नहीं हूं। कश्ती के बिल्कुल अगले हिस्से पर एक भीगा हुआ, झुका हुआ साया बैठा था। वो किसी इंसान की तरह ही लग रहा था, मगर उसकी बनावट में एक अजीब सा भारीपन था। उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने थे जो उसके जिस्म से चिपके हुए थे। उसके सर के बाल लंबे और गीले थे जो उसके चेहरे के सामने लटक रहे थे, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सकता था। वो बिल्कुल हिला नहीं, सिर्फ वहां बैठा रहा, जैसे दरिया की इस तारीकी का हिस्सा हो। कौन हो तुम? मैंने कांपती हुई आवाज में पुकारा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी दरिया की खामोशी से ज्यादा खौफनाक थी। मैं पीछे हटते हटते कश्ती के आखिरी कोने तक चला गया। मेरे हाथ में चाकू था, मगर मुझे यकीन था कि यह चाकू उस मखलूक का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अचानक उस साए ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया। वो सफेद फूला हुआ हाथ धुंध में चमक रहा था। उसने अपनी एक लंबी उंगली से दरिया के पानी की तरफ इशारा किया। मुझे पता नहीं क्यों, मगर मेरी आंखें खुद ब खुद उस तरफ उठ गईं जहां वो इशारा कर रहा था। मैंने कश्ती के किनारे से नीचे दरिया के काले पानी में देखा। फ्लैशलाइट की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। पानी इतना साफ और शांत हो चुका था कि उसमें मेरा अक्स रिफ्लेक्शन बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था। मैंने अपना चेहरा देखा, खौफजदा, पसीने से शराबोर और पीला पड़ा हुआ, मगर फिर मेरा जिस्म सुन हो गया। पानी में जो मेरा अक्स था वो मुस्कुरा रहा था। मेरा अपना चेहरा जो पानी में नजर आ रहा था, उसके होंठ कानों तक फैले हुए थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जबकि हकीकत में मैं खौफ से कांप रहा था और मेरे होंठ खुश्क थे। वो अक्स मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था। वो मेरी तरफ देखकर एक निहायत ही खौफनाक और गैर फितरी हंसी हंस रहा था। उसी लम्हे पानी के अंदर से एक ठंडे और सख्त हाथ ने मेरा टखना पकड़ लिया। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। मैंने एक जोरदार चीख मारी और अपनी पूरी कुव्वत से पीछे खिंचा। मैंने चाकू से एंकर रोप पर वार किया। 1, 2, 3 और रस्सी टूट गई। जैसे ही लंगर से कश्ती आजाद हुई, मैंने चप्पू उठाए और दीवाना वार चलाना शुरू कर दिए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कानों में पानी की थप थप और कश्ती पर होने वाली गीले पांव की थप थप की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया अब कश्ती के अंदर चल रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर्फ चप्पू चलाता रहा। मेरे कंधों में दर्द हो रहा था, मेरा सांस फूल रहा था, मगर मौत का डर मुझे रुकने नहीं दे रहा था। करीम, रुको, करीम! वो आवाज बशीर की थी। मैंने एक पल के लिए चप्पू रोके। मैंने दूर अंधेरे में देखा। वहां दरिया के बीच में एक पुरानी लालटेन झिलमिला रही थी। मैंने सोचा शायद बशीर मिल गया है, मगर फिर मुझे याद आया कि बशीर की लालटेन तो बुझ चुकी थी और ये आवाज ये बशीर की जरूर थी, मगर ये पानी के नीचे से आ रही थी। मैंने दोबारा चप्पू चलाना शुरू किए। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक मुझे जमीन नजर नहीं आती मैं नहीं रुकूंगा। पीछे से कश्ती के फर्श पर खुरचने की आवाजें आती रहीं। खुर खुर,
ऐसा लग रहा था जैसे वो नाखून अब लकड़ी को चीर कर मेरे पांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूर से मुझे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना। वो फजर की आजान थी। आजान की आवाज सुनते ही दरिया पर छाई हुई वो भारी धुंध आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी। वो ठंडक जो मेरे जिस्म को जमे हुए थी अब कम हो रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कश्ती खाली थी। वो साया गायब हो चुका था। गीले पांव के निशान अब भी वहां मौजूद थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहे थे। दरिया का पानी अब पहले जैसा आम लग रहा था। सूरज की पहली किरण ने आसमान पर रंग बिखेरना शुरू कर दिए थे। मैंने कश्ती को किनारे की तरफ मोड़ा। जब मेरी कश्ती मिट्टी से टकराई तो मैंने चप्पू वहीं फेंक दिए और जमीन पर गिर पड़ा। मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरा गला इतना खुश्क था कि आवाज नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ और मछेरे जो सुबह की शिफ्ट के लिए निकल रहे थे, उन्होंने मुझे वहां पाया। करीम, क्या हुआ? तू यहां इस हाल में? उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस अपनी कश्ती की तरफ इशारा किया। जब उन्होंने मेरी कश्ती के किनारों को देखा तो वो सब खामोश हो गए। पूरी बोट के दोनों तरफ गीले कीचड़ से भरे हाथों के निशान थे। वो निशान इतने ज्यादा थे कि लगता था सैकड़ों लोग कश्ती पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और कश्ती के अगले हिस्से पर मिट्टी का एक बड़ा ढेर पड़ा था, जिसमें से वही सड़ियांत की बू आशी थी। बशीर और लतीफ उस दिन वापस नहीं आए। 2 दिन बाद उनकी कश्तियां दरिया के नीचे वाले हिस्से से मिली। वो दोनों कश्तियां बिल्कुल सही सलामत थीं, मगर उन पर कोई बंदा नहीं था। उनके जाल भी वही सियाह कीचड़ से भरे हुए थे। लोगों ने कहा कि शायद दरिया में कोई भंवर आया होगा, मगर हम मछेरे जानते थे कि उस रात दरिया ने उन्हें मांग लिया था। मैं आज भी दरिया पर जाता हूँ। मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि दरिया ही मेरी जिंदगी है। मगर अब मैं कभी अकेले नहीं निकलता, और जैसे ही सूरज ढलने लगता है मैं अपनी कश्ती किनारे से बांध देता हूँ। लोग कहते हैं कि सिंधु दरिया के नीचे एक पुरानी दुनिया बसी है, उन लोगों की दुनिया जो दरिया में डूबकर कभी वापस नहीं आए। वो आज भी रातों को बाहर निकलते हैं, किसी ऐसी कश्ती की तलाश में जो उन्हें दोबारा जमीन तक ले जाए। कभी कभी जब मैं अपने घर के सहन में बैठा होता हूँ और दरिया की तरफ से ठंडी हवा चलती है, तो मुझे वही गीरी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। मैं जानता हूं कि वो मुस्कुराहट जो मैंने पानी में देखी थी, वो अब भी वहीं दरिया की गहराइयों में मेरा इंतजार कर रही है। सिंधु दरिया सदियों से बह रहा है और वो अपने राज इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। मैं जिंदा तो बच गया, मगर मेरा एक हिस्सा शायद उसी रात उस पुरस्रार साए के साथ दरिया की मिट्टी में दफन हो गया। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं।